आपके सामने एक मैग्नेट है बच्चों, और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है। फिर आपने क्या किया, आपने इसमें इस तरह से बहुत सारे कट लगा दिए, 1 2 3 4 5, बहुत सारे। कितने लगाए? x लॉन्गिट्यूडनल कट्स लगाए, x लॉन्गिट्यूडनल कट्स मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितने लगाए? x नंबर ऑफ कट लगा दिए, लॉन्गिट्यूडनल कट्स। और बच्चों ये देखो, फिर आपने ऐसे भी कट लगाया, 1 2 3 4 5, ऐसे आपने y ट्रांसवर्स कट भी लगा दिए, y ट्रांसवर्स कट्स बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे लगाए हैं सभी कट। टोटल नंबर ऑफ कट y हैं, ट्रांसवर्स कट y हैं और लॉन्गिट्यूडनल कट x हैं। ओके, तो इसके बाद बहुत सारे पीस कर दिए आपने, वो जो एक मैग्नेट हुआ करती थी उसके बहुत सारे। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एलिमेंट। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, एक ही मैग्नेट के बहुत सारे पीस कर दिए आपने। तो हर किसी पीस का, किसी भी एक पीस का, जैसे कि मैं आपको यहां दिखाऊं डायग्राम में, किसी भी एक को हाईलाइट कर दूं, ये लीजिए इसको कर दिया, बस इतना सा ये जो पीस होगा, किसी भी एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एलिमेंट। क्या मैं इंतजार करूं, आप देंगे आंसर? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी तुम आंसर निकालने वाले हो उसमें गलती होगी, लग रहा है ऐसा मुझे। क्योंकि शायद तुम इतना ध्यान से देख ही नहीं पाओगे, जो इसमें एक बात देखने वाली है। जरा हो गया हो तो हाथ उठा देना जिसका हो जाए। क्या हो गया, एक ने भी हाथ नहीं उठाया अभी? शुभ्रा, मैंने भी यही सोचा था कि यही आंसर आएगा तुम्हारा। आपने वो गलती कर दी जो गलती करने के लिए सवाल मैंने दिया था। मेरी बारी। आशीष, आपने भी वो गलती कर दी, और प्रेरणा, आपने भी वो गलती कर दी। मेरी बारी। चलो अब बस पेन छोड़ो, बहुत देर हो गई। ये बताओ कि ये कोई मैग्नेट है, और देखकर बताना कि मैंने कितने कट लगाए। अगर ऐसे मैंने एक बार नाइफ चला दिया इस पे,
कितने कट लगाए? 1 1 कट 1 लगाया, एलिमेंट कितने बन गए? हाँ, एलिमेंट 2 बन गए। बिल्कुल, कट 1 लगाया, एलिमेंट 2 बन गए। अब बताना, कट कितने लगाए? 2, और एलिमेंट कितने बन गए? 3। सही है ना? मतलब जितने कट लगाऊंगा उससे एक ज्यादा एलिमेंट बनेंगे। एक कट लगाऊंगा 2 एलिमेंट बन जाएंगे, 2 कट लगाऊंगा 3 बन जाएंगे। मानते हैं कि नहीं? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने x लॉन्गिट्यूडनल कट्स लगाए तो इस तरीके से कितने एलिमेंट बन गए होंगे? एक मैग्नेट के इस तरीके के कितने बन गए होंगे? x+1 एलिमेंट्स। यस और नो? इसीलिए जो पोल स्ट्रेंथ हो गई होगी, आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कट लगाने से पोल स्ट्रेंथ बदल जाती है। ये मैं कल सिखा चुका। तो मान लीजिए कि मैग्नेट जो मदर मैग्नेट थी, मेन मैग्नेट थी, ओरिजिनल मैग्नेट थी, मान लीजिए कि उसकी पोल स्ट्रेंथ QM थी। तो अब इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ QM/x+1 होगी। अगर मानते हैं तो हाथ उठा दीजिए, यस और नो। अगर आप किसी मैग्नेट के ऐसे कट लगा के, लेंथ के अलोंग कट लगा के, लॉन्गिट्यूडनल कट लगा के 2 हिस्से कर देते हैं तो पोल स्ट्रेंथ हो जाती है Q/2 Q/2। 3 कर दें तो Q/3, 4 कर दें तो Q/4। पर आपने x+1 हिस्से कर दिए तो Q/x+1। ये आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया। मानते हैं ना इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ता हूं। फिर ये तो आपकी एक हिस्से की हो गई। इसके बाद बच्चों अब जरा एक बार दोबारा से सुनेंगे। प्यारे बच्चों, ये कोई मैग्नेट है, इस तरह से मान लीजिए। ये मैंने एक कट लगाया तो 2 एलिमेंट बन गए, 2 कट लगाए तो 3 एलिमेंट बन गए, 1 2 3। सही है ना? अब 4 बन गए, अब 5 बन गए, अब 6 बन गए, अब 7 बन गए, अब 8 बन गए। सही कह रहा हूं? तो कट कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एलिमेंट काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने कट लगाऊंगा उससे ज्यादा, एक ज्यादा एलिमेंट बनेंगे। अगर इस तरीके के वाई कट लगाए गए, अगर इस तरीके के वाई कट लगाए गए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स y+1 हो जाएंगे। मानते हैं? अगर y नंबर ऑफ कट्स लगा दिए गए, ट्रांसवर्स कट लेंथ के परपेंडिकुलर, अगर ट्रांसवर्स कट लगाए गए y, तो फिर y+1 आपके पार्ट्स हो गए, y+1 हो गए टुकड़े। प्यारे बच्चों, अगर तुम L लेंथ की मैग्नेट को सिर्फ एक कट लगा देते तो उसके 2 हिस्से बन जाते, हर कोई L/2 L/2। अगर 3 बराबर हिस्से बना देते तो हर कोई हिस्सा L/3 लेंथ का होता, और अगर 4 कर देते तो L/4 का। सही कह रहा हूं ना मैं? पर आपने कितने कर दिए? y+1। इसीलिए जो हर कोई हिस्सा बचा, जो हर कोई हिस्सा बचा, डायग्राम में देखेंगे, ये लेंथ L/y+1 होगी। अगर मानते हैं तो हाथ उठा दीजिए। ये लेंथ L/y+1 होगी। तो इसका मतलब अब आपके सामने हर एलिमेंट की पिक्चर क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ईच एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए, और आपको जो मेन मैग्नेट मैंने दी थी उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया था कि वो m है। इसका तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बताया था। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक लेंथ, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये जो आपका नया एलिमेंट आया है, आशीष, मैं भी रिप्लाई करता हूं, मैंने देखा आपने कुछ टाइप किया है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा बचा, इस छोटे से हिस्से की जो लेंथ है वो L/y+1 है।
जबकि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो अब Qm/x+1 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद लेंथ। और आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से कि पोल स्ट्रेंथ इंटू एल को आप मेन जो मैग्नेट थी, ओरिजिनल जो मैग्नेट थी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। इसलिए आंसर कुछ बच्चों ने दिया था m/xy, जबकि आंसर है m/x+1 y+1। अब पढ़ते हैं आशीष ने क्या कहा। ये लेंथ, अच्छा लेंथ समझ नहीं आई उसको। आशीष ये एल लेंथ है, अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बता, 2 बराबर पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं तो ये L/2 ही होगा। इसी तरह से आशीष अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता, इसी मैग्नेट को 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करता तो L/3 होता। तो जितने पार्ट में डिवाइड कर देता हूं नीचे वही लिखा जाता है। तो अगर y+1 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यही तो लिख दिया मैंने। हाँ जी, बात समझ में आ गई सबको कि जब हम किसी मैग्नेट में ट्रांसवर्स कट लगाएंगे तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, मैग्नेटिक लेंथ बदलेगी। और अगर लॉन्गिट्यूडनल कट लगाएंगे तो पोल स्ट्रेंथ बदलेगी। ये हुई कहानी। ठीक है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं। कितने बच्चे जानते हैं? जरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, अपने हिस्से की ईमानदारी से बता दो मुझे। कितने बच्चों को याद है कि मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं? उठाए रखना हाथ। नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, आई प्रॉमिस, मैं सुनूंगा नहीं, मैं पूछ रहा हूं मैग्नेटिक लेंथ कितने बच्चों को याद है। तो जरा देखिएगा कि ज्यादातर सभी के हाथ उठे हुए हैं, बस 3 बच्चों का हाथ उठा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूं आपको कि मैंने क्या बताया था, और फिर आप अगर आपने भी वही सोचा था तो हाथ उठाए रखिएगा, बाकी लोग हाथ नीचे कर लेना अगर गलती करी हो कुछ। मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं? मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैग्नेट के, बहुत बढ़िया वंश गोयल, लिखा भी वही जो मैं बोल रहा था, बहुत बढ़िया। मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। जिन बच्चों ने एग्जैक्टली यही सोचा था बस वो हाथ ऊपर रखिए, बाकी सब नीचे कर लीजिए। मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। बहुत अच्छा, चलो अब सब लोग हाथ नीचे कर लो। वेल डन। तो बच्चों, इसीलिए कई बार टीचर यहां पे ऐसे सवाल भी बनाता है। कैसे सवाल? देखिए, शॉर्टेस्ट सोचना है नंदिनी। वो कई बार ऐसे सवाल बनाएगा, देखना कि ये एक मैग्नेट है बच्चों, और ये गिवन है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। ये गिवन है। ये गिवन है प्यारे बच्चों कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है। फिर क्या किया? फिर हमने इस मैग्नेट को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपके पास एक रॉड है, आपने ऐसे मोड़ दिया, उसे बेंट कर दिया, तो आपने इस मैग्नेट को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। इस मैग्नेट को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया ऐसे।
इस तरीके का दिमाग मत लगाइए कैसे किया होगा सर, है ना, कर दिया, कैसे भी कर दिया भाई, कर दिया, ये सवाल है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैंने कहा ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इनोसेंट मासूम सा चैप्टर है एकदम, ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा तुमसे। छोटी सी बात बताइए कल, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, उसी पे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, बड़े तो हो, थोड़े से बड़े हो गए हो, मैच्योर बच्चे हो, 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, बड़े बच्चे हैं, कॉलेज में बस पहुंचने ही वाले हैं, आगे आगे पूरा देश संभालना है तुम्हें, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो इस अरेंजमेंट में उसी मैग्नेट को अब बेंट करके ये बना दिया, क्या बना दिया, सेमी सर्कल। मैंने बोला सेमी सर्कल, तो लिख देना, गिवन मैग्नेट को बेंट करके सेमी सर्कल बना दिया। तो अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट of the magnet in new arrangement, मुझे आंसर चाहिए अश्विन, आंसर, मैं हिंट नहीं दूंगा। नंदिनी, आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में दिया जाता है बेटा, और गिवन क्वांटिटी स्क्रीन पे ध्यान से देखो सिर्फ क्या है, तो सिर्फ उसी की टर्म्स में आंसर दो। शुभ्रा, मैंने आपका आंसर पढ़ा, बस हम चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं, मैं अभी करता हूं सॉल्व, फिर करेंगे चेक। प्रेरणा, कार्तिक और अश्विन, जब तुम्हारा नाम लेके बोलूंगा तभी सलाह मानोगे क्या मेरी। अभी मैंने कुछ सलाह दी ना एक बच्चे को, क्या सलाह दी, आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में होता है, तो तुमने नहीं सुनी वो बात। गिवन क्वांटिटी देखो स्क्रीन पे क्या है। आशीष, अभी चेक करता हूं बेटा, क्या अब मेरी बारी आ गई। ओके उन्नति, तो मुझे 3 तरीके के आंसर अभी तक मिले हैं, 3 तरीके के। कुछ बच्चों ने लिखा है आंसर m ही होगा, कुछ बच्चों ने लिखा है m/π होगा, कुछ बच्चे 2m/π भी दे रहे हैं आंसर, और प्रेरणा ने कुछ अजीब सा आंसर लिखा है 2m/πr², जबकि मैं कह चुका अननोन क्वांटिटी आंसर में नहीं बोल सकते, पता नहीं फिर भी प्रेरणा क्यों मुझे r की टर्म्स में आंसर दे रही है, मुझे तो स्क्रीन पे कहीं r दिख नहीं रहा। आइए अब मेरी बारी, चलिए चेक करते हैं जी, अश्विन, कार्तिक, खुशी, चेक करते हैं बेटा। तो बच्चों ये गिवन है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये गिवन है, तो मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूं कि पोल स्ट्रेंथ इतनी रही होगी, ये मैंने माना, और मैं ये मान लेता हूं कि लेंथ ये रही होगी। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो कि उसने m दिया है वो बेसिकली qm इंटू एल की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1, मानते हैं ना सब। फिर आपने इसी L को क्या बना दिया, मैंने कहा सेमी सर्कल है, आपने इसी L को क्या बना दिया, पाई आर बना दिया ना, हाथ उठा दो प्लीज। आपने L को ही तो पाई आर बना दिया, लेंथ जो है वही तो पाई आर बन गई भाई, पूरा सर्कल बनता तो 2πr होता ना, ये तो सेमी सर्कल बोला मैंने, तो ये तो पाई आर है, तो 2πr नहीं ये पाई आर है, और आपने जो L लेंथ की मैग्नेट थी उस L को ही पाई आर बना दिया, मतलब जरूरत पड़ने पे इसको यूज कर लेंगे कि पाई आर L के बराबर है। और जरा यहां पर आ जाते हैं कि
ये पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, हमने कोई पोल को कट तो किया नहीं है, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी अभी भी, जो हमने मानी थी वही रहेगी, कटवट तो लगाया नहीं। जब हम पोल के अलोंग ऐसे कट लगा देते हैं तब बदलता है वो, पर वो तो मैंने चेंज ही नहीं किया। और जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही पूछा और तुम स्मार्ट बच्चों ने बोला भी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं सर। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। तो मैग्नेटिक लेंथ 2r होगी। इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इस अरेंजमेंट में पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ होगी, QM इंटू 2r। आप r को L/पाई लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने r की जगह L/पाई लिख दिया, और ऊपर जाके QM इंटू L को देखा तो वो m के बराबर है, इसलिए QM इंटू L की जगह m लिख दिया। नया मैग्नेटिक मोमेंट 2m/पाई होगा। सब लोग हाथ नीचे उठाओ, नीचे करो, सब लोग हाथ नीचे करो, और अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनका आंसर सही था। एंड वी हैव उन्नति, खुशी, आयुष, 3 स्टूडेंट्स। और मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या मैंने मुश्किल सवाल पूछा? क्या मैंने मुश्किल सवाल पूछा? ईमानदारी से बता दो। अच्छा, इजी ना, कर सकते थे ना तुम? बस तुम्हें इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपने ऊपर ना, थोड़ा सा यही काम तुम्हें करना है कि तुम गलती ये करते हो कि तुम आता हुआ गलत कर देते हो। जो चीज तुम्हें आती होती है, जो तुम सच में कर सकते हो, यू आर एफिशिएंट फॉर दैट, उसके बाद भी तुम उसमें गलती कर देते हो। और यही नहीं होना चाहिए, बस ये दिक्कत दूर कर लो तुम अपनी। जो तुम्हें आता है वो जरूर कर दिया करो। ये लो अगला सवाल फिर से। हाँ, मैंने भी पाई आर लेकर ही तो करा अश्विन, मैंने भी तो बेटा पाई आर ही लिया। एल को हमने पाई आर बना दिया, मैंने भी तो वही किया। और अननोन क्वांटिटी आंसर में आ नहीं सकती, ये बात दिमाग में रखी। तो आंसर एम की टर्म्स में ही आना था, तो आर वार सब रिप्लेस करना था, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला मैंने आते ही अश्विन। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, मैं रिवाइज भी किसी पर्पज से कराता हूं किसी चीज को, ये बात रखना दिमाग में हमेशा कि सर ने इस बात को क्यों रिवाइज करवाया, मतलब इंपॉर्टेंट है बात, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कल के लेक्चर में बहुत कुछ था, पर आज ये एक ही बात को क्यों रिवाइज करवा रहे थे, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है। तो बच्चों ये एक मैग्नेट है, और ये दिया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। ये दिया है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और हमने ना इसको सेमी सर्कल नहीं बनाया इस बार, हमने इसको सर्कुलर आर्क बनाया। क्या बनाया? सर्कुलर आर्क। अब ये सवाल सिर्फ कंपटीशन लेवल हो जाएगा, जबकि इसमें कुछ खास नहीं होगा, इसमें तुम्हारे थोड़े से ना मैथमेटिकल स्किल्स यूज होंगे, तो ये ही कंपटीशन लेवल हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट के नाम पे अभी भी उतना ही है, ये हमने इसको एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, और ये जो सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। तो एक मैग्नेट थी, आपने उस मैग्नेट को बेंट कर दिया, और बेंट करके पूरा सेमी सर्कल नहीं बनाया, जितना बन सका वो बनाया,
अगर ये थीटा 180 हो जाता तो ये सेमी सर्कल हो जाता, अगर ये थीटा 90 होता तो ये 1/4 ऑफ द सर्कल होता, पर ये थीटा दिया नहीं, मतलब थीटा की टर्म्स में आएगा आंसर, थीटा की वैल्यू 90 180 ऐसा नहीं दे रखा, थीटा की टर्म्स में आंसर आएगा। तो आपने मैग्नेट को एक आर्क में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसी आर्क जो अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है। थीटा इज गिवन, इस सवाल में दो क्वांटिटी गिवन है, एक m ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा जब इसको सर्कुलर आर्क बना दिया तो एंगल थीटा। सवाल मेरा वही है फिर से, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना नए अरेंजमेंट में, करिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, पूरे 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाता हूं मैं। क्लास इतने गंदे हो रहे हैं, पता नहीं कैसे होता है ये रामनी। देखो वो भी गंदा हो रहा है, इनको ना बिन बिन से धो लेंगे। बेटा हो जाए तो हाथ उठा दीजिएगा प्लीज। आंसर में इस बार m और थीटा दोनों अलाउड हैं। प्रियांक आप हैं क्लास में, हाथ उठाइए, कहां पर हैं? गुड गुड, करते रहिए सवाल, ठीक। ओके अश्विन, मैं भी सॉल्व करता हूं, फिर देखिएगा कि ये ठीक है क्या। चलो बस 2 मिनट बोला था, 2 घंटे थोड़ी बोला। आओ मैं शुरू करूं। मान लेता हूं कि ये लेंथ L है, और साथ साथ आपको ये भी याद दिला देता हूं कि अननोन क्वांटिटी की टर्म्स में आंसर नहीं आएगा। अपनी तरफ से कुछ भी मान रहा हूं तो आंसर आने तक उसको कैसे भी रिप्लेस करूंगा, हटाऊंगा। पोल स्ट्रेंथ को QM मान लिया है, लेंथ को L मान लिया है, तो QM और L के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाएगा, पर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है M। सो इक्वेशन नंबर 1 ये होगी, मतलब मैं अपना आंसर QM इंटू एल की टर्म्स में लाऊंगा और लास्ट में QM इंटू एल को मैं M पुट कर दूंगा, तो सब अननोन रिप्लेस हो जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये पोल मैंने कट नहीं किया और इस पोल को भी मैंने कट नहीं किया, तो पोल स्ट्रेंथ अभी भी वही बनी हुई होगी, दैट मीन्स QM।
सही कह रहा हूं ना मैं? और ये बात भी तुम मेरी मानोगे ना कि ये L है? मानोगे या नहीं, जल्दी से बोलो कमेंट बॉक्स में। भाई L लेंथ की मैग्नेट थी ना, उसी को तो मोड़ दिया। इस लेंथ को L ही तो मान लिया ना मैंने, तो ये L ही रहेगी, कहीं भी ले जाओ इसे, ये L ही रहेगी। अच्छा, अब याद करो, अपने बचपन के दिन याद करो। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बोलो सुना है कि नहीं? जिसने नहीं सुना वो हाथ उठाओ। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जिसने नहीं सुना वो हाथ उठाओ। थैंक यू, एक भी हाथ नहीं उठा। पहली बार मुझे बहुत खुशी हुई जब किसी का भी हाथ नहीं उठा। इस बात पे मुझे कम खुशी होती है, आज पहली बार हुई। तो एंगल जो है वो है थीटा, आर्क लेंथ L है, और ये रेडियस कितनी है, लेट मी सपोज इट एज R। तो यहां से R की वैल्यू L अपॉन थीटा, R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू L अपॉन थीटा, रेडियस की वैल्यू L अपॉन थीटा। सही कह रहा हूं? मैग्नेटिक लेंथ किसको कहते हैं? दोनों पोल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही है ना? यही है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा था। लो कलर चेंज कर देता हूं, यही है ना? दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैग्नेटिक लेंथ। कम ऑन से यस सर, दोनों पोल के बीच में यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो मैग्नेटिक लेंथ होगी। आओ तो इसे चेक करें। ये देखो, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर ने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर θ/2, इधर भी θ/2। तो ये लेंथ हो गई R sin θ/2। प्लीज हाथ उठा दो यस और नो, ये वाली। इसी तरह से ये वाली लेंथ भी हो गई R sin θ/2। 5 बच्चों के हाथ उठे हैं बस। नालायक बच्चों, आ जाओ, जिनके हाथ नहीं उठे वो इधर देख लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो, नहीं समझ में आया देख लो, इधर देख लो। ये एंगल θ/2 है, ये वाली वैल्यू चेक कर रहा था कितनी है, ये R है ना? तो x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो कह सकता हूं ना sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आ गई ना x की वैल्यू R sin θ/2। समझ गए? अब तो समझ गए। तो इसलिए ये भी R sin θ/2 और ये भी R sin θ/2, तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक लेंथ सबको दिख गई होगी 2R sin θ/2। इसीलिए अब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट लिखने का वक्त आ गया है। तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जिसपे मैं पेन चलाता हूं, देखो ग्रीन कलर से, ये पूरी मैग्नेटिक लेंथ है ये। और ये है R sin θ/2 प्लस R sin θ/2, दैट मीन्स 2R sin θ/2। जी आशीष, मैं भी लेता हूं डाउट। तो दोनों पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2R sin θ/2। R क्या है ये देखो, R लिखा है यहां पे, m डैश इज इक्वल टू QM इंटू 2R की जगह L अपॉन थीटा साइन θ/2। और आप जानते हैं कि QM इंटू L को मैं लिख सकता हूं M, इक्वेशन नंबर 1 से। इसलिए m डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह m लिख दिया QM इंटू L की जगह, तो 2M अपॉन थीटा साइन θ/2। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हुआ।
अगर कोई बच्चा सही था तो हाथ उठाओ। कौन सही था? पहले सब हाथ नीचे तो कर लो एक बार, पहले से ही ऊपर है इतने सारों के हाथ। फिर लेता हूं आशीष आपका डाउट, जरा देखूं है क्या कोई, देखूं है क्या कोई क्लास में जिसके लिए मुझे साल के आखिर में रिजल्ट देखना ही ना पड़े, मुझे पहले से ही पता हो कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मतलब मुझे सबका रिजल्ट देखना पड़ेगा। हाँ, अब जरा मैं आशीष का डाउट ले लेता हूँ। वो कह रहा है सर वो आर वाला मुझे समझ नहीं आया। अच्छा प्रेरणा, मैं इंतजार कर रहा था मेरे से कोई ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा था। रुक जा, अभी इलाज करता हूँ तेरा, रुक जा तू। पहले जरा आशीष को सुन लो एक मिनट, वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है जी ये वाली बात दोबारा समझा दो जरा। आशीष ये एल है और ये एक पोल है और ये एक पोल है, ये दोनों पोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये रेडियस है, ये रेडियस है। यहां से एक लाइन अपने आप बनाई, ये एंगल θ/2, ये एंगल θ/2। इस ट्राइंगल से आप कह सकते हो, मान लीजिए कि ये वैल्यू x हो, तो आप कह सकते हो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी r sin θ/2। ठीक है आशीष? जैसे ये x है तो ये भी x है, इसलिए मैग्नेटिक लेंथ हो गई आशीष 2x। x की जगह वैल्यू पुट कर दी x की, इसलिए 2r sin θ/2 लिया था आशीष। प्रेरणा को उसकी गलती समझ में आ गई है? पक्का आ गई है या बस ऐसे ही कह रही है? हाँ बच्चों, प्रेरणा पूछ रही थी, जरा स्क्रीन पे देखना सब, सब लोग स्क्रीन पे देखो, देख रहे हो? प्रेरणा पूछ रही थी सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? समझ गए ना वो क्या पूछ रही थी? सो साइन θ/2 कंप्लीट टर्म है अपने आप में। ये नहीं लिखा था साइन θ/2, ये नहीं लिखा था ये। समझ गए ना? इन दोनों बातों में फर्क है, साइन ऑफ θ/2 एंड साइन θ/2। समझ गए? हाँ, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो जरूर वो 2 से कैंसिल हो जाता, ऐसे नहीं। ये पूरी टर्म है बेटा, ये पूरी टर्म है ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखूं एन एप्पल, तो एप्पल अपने आप में कंप्लीट टर्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि a इंटू ए स्क्वायर एन पी स्क्वायर एल ई, नहीं कर सकते। ये अपने आप में कंप्लीट टर्म है। ये ऐसे नहीं लिखा है कि अलग अलग टर्म a इंटू पी, ऐसे नहीं लिखा है, अपने आप में कंप्लीट टर्म लिखी है एप्पल। ओके जी, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जहां पे भी कंफ्यूजन होते हैं पूछ लेना चाहिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट, है ना? कभी कभी सुनने को मिल सकता है लेकिन कोई बात नहीं, सुनना अच्छा होता है। आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक मोमेंट पे, क्या मैं आगे चलूं? इसके बाद बच्चों व्हेन अ मैग्नेट, मैग्नेट का दूसरा नाम बोलना मैंने कल बताया था। व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड, जी हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल, कार्तिक आपने एकदम ठीक कहा। व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मतलब किसी और मैग्नेटिक फील्ड में, उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सही है ना? ओके
तो इसको आप ऐसे समझिए कि मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड देगी, लेकिन उसको आपने किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया, लेकिन आप जिस रूम में गए उस रूम में ऑलरेडी कोई फ्रेग्रेंस अच्छी सी वहां पे है, समझ गए? तो आप भी खुशबू फैला रहे हैं और आप एक ऐसी जगह चले गए जहां पहले से एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, तो आप फ्रेग्रेंस को यहां मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड देगी, लेकिन आपने मैग्नेट को एक ऐसी जगह रख दिया जहां पे पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए बच्चों कि मैं वापस आपको आपके फर्स्ट चैप्टर पे लेके जाता हूं। आपको अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था, प्लस क्यू माइनस क्यू, और मान लीजिए इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को, अभी पेन चलाना बंद कर दीजिएगा प्लीज। अभी तो मैं आपको याद दिला रहा हूं आपका फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का। मान लीजिए कि आपने इस डाइपोल को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता, मुझे उम्मीद है कि आपको याद है, पुराना पढ़ा हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जब ये डाइपोल रखा, तो बच्चों आप ये सोचते हैं अपने मन में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया होगा, तो आपका मन आपको बताता है कि इधर हाई पोटेंशियल रहा होगा और इधर लो पोटेंशियल, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस Q पे ऐसे फोर्स लगा होगा QE, F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, इस पे ऐसे लगा होगा QE। रिवाइज करवा रहा हूं, मेरे ख्याल से सब याद आ रहा होगा, याद पढ़ा ही होगा अच्छे बच्चों। और ये एंगल थीटा है। तो इस टाइम अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे सर जितना फोर्स आगे है उतना पीछे भी है, इसलिए इस डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है। और अगर मैं पूछूं कि इस डाइपोल पर टॉर्क कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इस डाइपोल पे हमें दो इक्वल पर अपोजिट फोर्स दिख रहे हैं, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस। और दो इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या बनाते हैं? कपल। और टॉर्क ऑफ अ कपल क्या होता है? वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो फोर्स है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, और दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। तो अगर ये L है तो ये L साइन थीटा होगा। पहला चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूं, देखो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये L साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको L साइन थीटा लिखा। तो यहां से टॉ की वैल्यू हो गई Q इंटू L ई साइन थीटा। Q क्या है? वन ऑफ द चार्ज, और L क्या है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। वन ऑफ द चार्ज और बीच की डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट तो डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए टॉ आ जाता है PE साइन थीटा। बताइए याद आ गया? और इसी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे P क्रॉस E। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है PE साइन थीटा, जिसको हम P क्रॉस E लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब तो फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, नहीं नोट करना है, इसलिए लिखने के लिए मना कर दिया था। तो जो पहले से ही याद पड़ा है, बिल्कुल देखो उसी के जैसी एक टर्म अब यहाँ पे आने वाली है, इसलिए याद दिलाया। तो बच्चों यहाँ पे कितना टॉर्क आपके मैग्नेटिक डाइपोल पर लगेगा, बात ये है। तो चलते हैं अपने मैग्नेटिक डाइपोल पर। तो बच्चों मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, जिसका सिंबल मैंने लिखा B वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कोई मैग्नेट आपने यहां पर रख दी,
इस तरह से रख दी मैग्नेट आपने, लाइक दिस। ये साउथ पोल है इधर और ये नॉर्थ पोल है। ये आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो कि डाइपोल मोमेंट की जगह इस चैप्टर में आया है, उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और उसका सिंबल होता है एम। एम हमने ले रखा है, मैंने ये भी कहा था म्यू लेते हैं कुछ लोग। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में एक एंगल है। तो जो डिस्कशन मैं अभी कर रहा था बस उसमें डाइपोल मोमेंट था जो कि P था, उस P की जगह आ गया है M और इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह आ गया है B। तो इसीलिए PE साइन थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टॉ इज इक्वल टू P की जगह M, E की जगह B, PE साइन थीटा बन गया MB साइन थीटा। तो जब किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस मैग्नेट पे कितना टॉर्क लगता है, आपका आंसर होगा MB साइन थीटा, जहां M मैंगो नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट है, और B मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों, सही कहा नंदिनी आपने, ये दोनों वेक्टर हैं। तो इसलिए जब एम बी साइन थीटा लिखा तो वहां से याद आ गया कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए एम क्रॉस बी लिखा। तो जब कोई मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उस पर टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी, जिसको आप एम बी साइन थीटा कह सकते हैं। चलो मैं आगे। अच्छे बच्चों, अगला पॉइंट, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ अश्विन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एंड बी, हाँ वही तो लिखा मैंने। वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वर्क कितना होगा। तो अच्छे बच्चों, आप ये जानते हो, जरा लिखना बंद करेंगे एक सेकंड फिर से। आप ये जानते हो कि वर्क इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर से निकाला जाता है, ऐसे वर्क निकाला जाता है। सही कह रहा हूं ना मैं? लेकिन अगर सवाल लीनियर मैकेनिक्स का नहीं, रोटेशनल मैकेनिक्स का हो, ऑब्जेक्ट चलता ना हो, घूमता हो, तो फोर्स की जगह कौन ले लिया करता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लिया करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए W इज इक्वल टू एफ डी आर बन जाएगा टॉ डी थीटा। अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग है। तो मैंने शुरुआत यहां से की कि वी नो दैट, क्योंकि मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं ये जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर ही एफ की जगह टॉ डी आर की जगह डी थीटा, उसके रोटेशनल एनालोगस टर्म्स आ गए। तो मान लीजिए कि शुरुआत में थीटा वन एंगल बना रखा होगा डाइपोल ने मैग्नेटिक फील्ड से, और आपने घुमा के नई पोजीशन कर दी, और नई पोजीशन पे जब डाइपोल आया तो अब उसने मैग्नेटिक फील्ड से थीटा टू एंगल बना रखा है। तो बच्चों टॉर्क की वैल्यू यहां पर हमने रिप्लेस कर दी। तो टॉर्क की वैल्यू है एम बी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा, आगे डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन पोजीशन से घुमा के थीटा टू पर कर दिया, कोएफिशिएंट्स को बाहर किया एम बी, और इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा, थीटा वन थीटा टू लिमिट।
W इज इक्वल टू एम बी, हाँ वो स्मॉल m ही है, मैं स्मॉल m ही लिख रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा आई होप जानते होंगे। W इज इक्वल टू एम बी, ये माइनस को मैंने बाहर शिफ्ट किया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को वापस अंदर शिफ्ट किया तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने में कितना वर्क होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कार्तिक आपने ब्रैकेट के अंदर तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ही लिखा है, लेकिन बाहर आपका एक माइनस क्या कर रहा है? जब तक बाहर माइनस था तब तक ब्रैकेट में मैंने cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 लिखा है। स्टेप्स ध्यान से देखो। मुझे लगता है शायद आपको याद आ गया हो कि ऐसा भी कुछ कहीं देखा है। देखा है? अरे इसे भी तो पहले कहीं देखा है। हाँ, कहां देखा है? चैप्टर 1 में ही देखा है। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वर्क होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई, एम की जगह पी, बी की जगह ई, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सही। और इसी में अगर आप परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी रैंडम पोजीशन पे ले आते हैं तो जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आई होप याद आ रहा होगा 11th क्लास। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की याद है? चैप्टर 1 याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी याद है? माइनस पीई कॉस थीटा। तो बस P की जगह E आ गया है, सॉरी P की जगह M आ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, माइनस एम बी कॉस थीटा। बच्चों डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने में जो काम किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसमें अगर रेफरेंस 0 को लिया जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए 90 इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री, 90 डिग्री से घुमाकर थीटा एंगल पे ले आओ। तो जब ऐसा करोगे तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कर लो, तो ये आ जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस एम बी कॉस थीटा। समझ गए मैंने क्या कहा? क्योंकि cos 90 0 होता है ना, तो मैंने कहा 0 को रेफरेंस लो, 0 को रेफरेंस लोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी। जो वर्क किया गया वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्योंकि m और b वेक्टर हैं तो m डॉट b, a डॉट b इज ए बी कॉस थीटा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे कल। ऑलरेडी टाइम देख रहे हो, याद नहीं रहता तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कभी। चलो बाय, कल मिलते हैं। हाँ जी, स्केलर प्रोडक्ट है अश्विन, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर ही होता है।